स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। रूपझर में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद पर किया माता पिता पर कुल्हाड़ी से हमला। पिता की मौके पर मौत, मां गंभीर रूप से घायल। मानसिक रूप से कमजोर इस आरोपी ने खुद किया थाने में आत्मसमर्पण। लोकायुक्त पुलिस ने लांजी नगर परिषद के सीएमओ शिवलाल झारिया को 10,000 की रिश्वत लेते किया रंगों हाथों गिरफ्तार। ठेकेदार के बिल निकालने के लिए मांगी थी रिश्वत। इधर नगर पंचायत के पदाधिकारी और कर्मचारी आए सीएमओ के बचाव में। ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ बुधवार को हड़ताल का किया ऐलान। लालबर्रा के एकीकृत बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। अधिकारी पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। वरिष्ठ अधिकारियों से की शिकायत। परियोजना अधिकारी ने लगाए आरोपों का किया खंडन। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने किया दक्षता ऐप लॉन्च। अधिकारियों को दिया गया ऐप प्रशिक्षण। कहा मीटर की फोटो खींचकर भेजेंगे बिल। एक महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास। वेनगंगा पुल पर राहगीरों ने बचाई महिला की जान, किया पुलिस के हवाले। सभी कॉलेजों की समस्याओं को लेकर एबीवीपी ने किया धरना प्रदर्शन। कॉलेजों की अव्यवस्थाओं को लेकर मचाया जमकर हंगामा। मांग पूरी न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। और 15 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे प्रेरक शिक्षकों की सरकार ने नहीं ली सुध। 5 शिक्षकों ने शुरू की भूख हड़ताल। और अब समाचार विस्तार से। रूपझर में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से अपने माता पिता पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के इस वार से पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार रूपझर में 40 वर्षीय सुरेश चौधरी अपने पिता 62 वर्षीय नारायण चौधरी, माता चमनबाई, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। एक एक्सीडेंट के बाद वह मानसिक रूप से कमजोर हो गया था। मंगलवार को एक 13वीं कार्यक्रम में जाने पर से सुरेश ने अपनी पत्नी सुषमा के साथ विवाद किया। इस पर सुरेश के माता पिता ने उससे विवाद करने को मना किया, तो आवेश में आकर सुरेश ने कुल्हाड़ी से अपने माता पिता पर हमला कर दिया, जिससे पिता नारायण चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता चमनबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। अपने पिता की हत्या करने के बाद 40 वर्षीय सुरेश चौधरी ने रूपझर थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। क्या नाम आपका? योगेश चौधरी। कहाँ रहते हैं? रूपझर। बड़ी मम्मी। ये जो घटना हुई कैसी हुई है? ये घटना की शुरुआत कैसी हुई? पारिवारिक चर्चाओं से ही। कैसे चर्चा हुई? क्या कहीं पे 13वीं रोटी थी, वहाँ पे एक बड़ी मम्मी और वो भाभी जी जाना चाहते थे, तो शुरू में तुमने जा बोल दिया, फिर बाद में नहीं जाना बोल दिया, और यही बात को लेकर के फिर पत्नी को मारपीट करने लगा। और उसके बाद फिर सास ससुर भी गए, यानी उसके पिताजी लोग, पिताजी और मम्मी गई छुड़ाने के लिए, तो उसने मारपीट। तो ये क्या कुल्हाड़ी से? अब एक्चुअल में कुल्हाड़ी से मारा है, वो खुद बता रहा था मैं कुल्हाड़ी से मारा हूँ करके, लेकिन घटना जब हुई उस समय मैं भी मौजूद नहीं था। तो जैसे हल्ला हुआ तो मैं अपने घर से दौड़ गया। मेरा घर से डिस्टेंस 100 मीटर का है। जब मौके पर जो इनकी जो पति की मौके मौत हो गई। हाँ। लोकायुक्त पुलिस ने लांजी नगर परिषद के सीएमओ शिवलाल झारिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जबलपुर की लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार की सुबह 9 बजे सीएमओ श्री झारिया के निवास पर छापामार कार्रवाई कर उन्हें 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी संतोष भदौरिया के अनुसार लांजी के पेटी ठेकेदार अमित आसटकर ने शिकायत की थी कि सीएमओ झारिया द्वारा लाखों रुपए के बिल पास करने के लिए 25,000 रुपए की मांग की जा रही है। इसकी पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपए 12 सितंबर को देना तय हुआ। मंगलवार को योजना के अनुसार जैसे ही ठेकेदार अमित आसटकर ने सीएमओ श्री झारिया के घर पहुंचकर उन्हें 10,000 रुपए दिए, लोकायुक्त पुलिस ने तत्काल छापामार कार्रवाई कर सीएमओ शिवलाल झारिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। संतोष सिंह भदौरिया, डीएसपी लोकायुक्त जबलपुर। सर क्या मामला होगा? अमित का नगर पंचायत जो अपनी नगर पालिका है, यहाँ पर लांजी में एक पेमेंट रुका था। उसके लिए सीएमओ झारिया साहब 25,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने पहला आवेदन 8 तारीख को मेरे को दिया था। उसके बाद दूसरा 12 तारीख को आज दिया।
और इनके द्वारा अब पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये दिए गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं और बाकी शेष दूसरी किस्त में देने की बात है। अभी आपने क्या कार्रवाई किया सर? अभी इनको हमने रंगे हाथों पकड़ा है और पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा या जहाँ पे यहीं पे छोड़ा जाएगा? यहीं पे छोड़ेंगे। ट्रैप करवाया? हाँ, मांग रहे थे ना। क्या मामला था? पिछला मेरा बिल एक था, अक्टूबर 11 का। कितना बिल था? 3,11,000 का। हाँ। वो निकलने के बाद इन्होंने मेरे से पैसे की मांग की है। अच्छा, कितने पैसे की मांग की? इनने पैसे की 2% की मांग किए थे उस समय। लगभग कितना होता है? लगभग 7,000 रुपये होता है। 7,000 रुपये मैंने आज लाके छोड़ा, 10,000 रुपये लाके छोड़ा टोटल आज। और जो बिल अभी रनिंग बिल एक जमा था वो बहुत दिनों से मेरे को महीना 1.5 महीने से झुला रहे थे। महीना 1.5 महीने से रोक के रखे थे, बोले पहले इसका 5% जमा करो और उसके बाद में मैं बिल साइन करूँगा और बाकी भी लोगों से करवाऊंगा। तो लगभग 25,000 रुपये की डिमांड की गई? 25,000 रुपये की डिमांड की गई थी, जिसमें मैंने उनको बोला था सर इकट्ठे तो मैं इतना नहीं दे सकता, बट मैं बोला 10,000 रुपये दे दूंगा अभी और बाकी चेक निकलने के बाद, जो कि चेक आज दिनांक तक के नहीं निकला है। तो आज 10,000 रुपये मैंने ला के दिया था इनको। ये कैसी कार्रवाई करवाई फिर आपने, मतलब कैसा आपने लोकायुक्त से ट्रैप करवाया? मैं 8 तारीख को गया था, मैं बहुत परेशान था इनसे, नगर परिषद से और सीएमओ से। ये नवीन सीएमओ जब से आए हैं बहुत धांधली चल रही है और बहुत करप्ट आदमी है ये। इधर लांजी की नगर परिषद अध्यक्ष मीरा नानाजी समृते पार्षदगण एवं परिषद कर्मचारियों ने कलेक्टर बालाघाट, एसडीएम लांजी, तहसीलदार लांजी, थाना प्रभारी लांजी को पत्र लिखकर अवगत कराते हुए बताया कि 13 सितंबर को ठेकेदारों के विरुद्ध नगर परिषद कार्यालय बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। परिषद के द्वारा कहा गया कि नगर परिषद के सीएमओ शिवलाल झारिया को ठेकेदार अमित आसटकर के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से लोकायुक्त की टीम को बुलाकर परिषद की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस कारण नगर परिषद के अध्यक्ष, पार्षदों एवं कर्मचारी गणों के द्वारा 13 सितंबर को कार्यालय बंद कर रैली निकालकर ठेकेदारों के विरुद्ध उचित कार्यवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांजी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आवश्यक सेवाएं, बिजली और पेयजल की व्यवस्था प्रारंभ रहेगी। बिजली बिल रीडिंग को लेकर ग्राहकों से आ रही शिकायतों को ध्यान में रखकर विद्युत मंडल द्वारा दक्षता ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के संबंध में मंगलवार को जनपद पंचायत बालाघाट में एक बैठक कर ऐप प्रोग्रामर अमित सिंह द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी दी गई। बाद में चर्चा के दौरान प्रोग्रामर श्री सिंह ने बताया कि इस ऐप के जरिए मीटर की फोटो खींची जाएगी और उसी आधार पर रीडिंग दर्ज हो जाएगी। मैं अमित कुमार सिंह सिवनी ब्रिज में पोस्टेड हूँ, प्रोग्रामर के पोस्ट उसके पद पे। ये आज की जो मीटिंग थी, जो ट्रेनिंग शेड्यूल था, वो दक्षता ऐप के बारे में था। दक्षता ऐप बेसिकली कंज्यूमर की प्रॉब्लम को ध्यान में रख के बनाया गया है। उसमें यह है कि अभी तक कंज्यूमर का सबसे बड़ी जो शिकायत रहती थी, उसकी रीडिंग सही नहीं आ रही है, उसकी रीडिंग ज़्यादा आ गई, मीटर रीडर उसके घर पे रीडिंग लेने नहीं गया। इस तरीके की जो समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए इस चीज़ को लाया जा रहा है आगे। इसमें क्या होगा कि उसकी फ़ोटो मीटर की रीडिंग ली जाएगी, जिससे इन फ्यूचर अगर कंज्यूमर को ये कोई डाउट होता है उसकी रीडिंग, तो उसको फ़ोटो रीडिंग से उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है और उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएंगी इस ऐप के माध्यम से। और हमारा वर्क भी एफिशिएंट हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो कि ये गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े सिस्टम में, तो उसी तरफ बढ़ाया हुआ हमारा ये कदम। क्या बिजली बिल में जो फोटो खींच के लाएंगे रीडर वाचर, तो उसकी क्या फोटो दी जाएगी? जी, वो प्रोसेस में है। अभी ये हम इसको इनिशिएट कर रहे हैं, वो भी इन फ्यूचर। इस दक्षता ऐप के संबंध में विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिकारी R.K. बेहोने ने बताया कि मीटर वाचक की हड़ताल के चलते रेगुलर स्टाफ द्वारा मीटर रीडिंग का कार्य किया जाएगा। मैं R.K. बेहोने। सर, आज प्रशिक्षण दिया गया है, बैठक आयोजित की गई थी, क्या बैठक थी, कैसा क्या? आज मेनली फोटो रीडिंग के संबंध में स्टाफ को ट्रेनिंग देना था। जो हमारे साहब लोग, प्रोग्रामर साहब आए थे शिवनी से, ऐसी साहब भी आए थे और बाकी डी साहब लोग। बहुत कितने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई, क्या ट्रेनिंग दी? हमारी लगभग 40-45 स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई इस संबंध में। सर, ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें उपभोक्ताओं को? उपभोक्ताओं को बेनिफिट नहीं मिलेगा कि जैसे किसी की शिकायत रहती है कि मेरे रीडिंग गलत लिया है
या ज़्यादा ले लिया है, वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी। सर ये भी देखा गया कि कर्मचारी भी फिलहाल कम है और ऐसी स्थिति में फोटोज़ वाला जो होगा उसमें कैसे क्या किया जाएगा सर? अभी तो साहब लोगों ने जैसे निर्देशित किया है कि जो अपने रेगुलर स्टाफ है उन्हीं के माध्यम से हमको फोटो रीडिंग का कार्य संपन्न कराना है। बालाघाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बीजेपी नेता शारदा प्रसाद शिव का पुतला दहन किया। यह कांग्रेसी नेता बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष शारदा प्रसाद शिव के सोशल मीडिया पर की गई उस पोस्ट से आक्रोशित हैं जिसमें श्री शिव ने कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी कहा था। ब्लॉक अध्यक्ष अजय सुखदेव, कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति शारदा प्रसाद शिव जी का पुतला दहन किया गया है। कौन है ये जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही पार्टी बताया है और बताया है कि गरीबों को लूटने वाली पार्टी है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा जिन क्रांतिकारियों ने जो अपनी बलिदान दिया है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही देश को आज़ाद कराया है। क्या दर्शाना चाहते पुतला जला करके आप? पुतला जला के हम ये दर्शाना चाहते हैं कि इनकी जो विचारधारा है, इनकी विचारधारा का हम कट्टरता से विरोध करते हैं। नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक पखवाड़े से हड़ताल कर रहे संविदा प्रेरक शिक्षकों ने मंगलवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले दिन 5 शिक्षकों द्वारा भूख हड़ताल की गई। इन पदाधिकारियों का कहना है कि मांगें पूरी होने पर ही उनका आंदोलन खत्म होगा। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देश की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रेरक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रेरकों का हनन हुआ तो घूमेगा सड़कों पे, प्रेरकों का हनन हुआ तो घूमेगा सड़कों पे, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सर मेरा नाम सरोज डोंगरे, मैं किरनापुर से ब्लॉक अध्यक्ष संविदा प्रेरक शिक्षक संघ और मैं वर्तमान में अपने ग्राम पंचायत मड़कापार में संविदा प्रेरक के पद पर मैं कार्यरत हूँ। प्रांतीय संघ के आह्वान पर हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम लोग जो लगातार जो धरना स्थल पर जो बैठे, आज हमारा 15वां दिन है और आज आमरण अनशन का हमारा पहला दिन है, जिसमें आमरण अनशन में जिले के करीब 6 लोग हमारे यहाँ जो आमरण पर जो बैठे हुए हैं। और सर हमारी मांग है कि हमें नियमित किया जाए और दूसरी मांग है कि हमारे मानदेय पर वृद्धि की जाए। और आज तक शासन और प्रशासन ने हमारे प्रेरकों के प्रति कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया है और साफ अभी तक लगातार पूरे 15 दिन हो गए, न ही यहाँ के प्रशासन और न ही कोई शासन का आदमी आज तक हमारे पास नहीं पहुँचे हुए है। आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं हड़ताल? पूरे 1165 प्रेरक हम पूरे जिले के एक साथ हड़ताल पर, पूरे प्रदेश स्तरीय हड़ताल है। पिछले 4 वर्षों से हम 2000 कितने लोग आज हड़ताल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? भूख हड़ताल पर पूरे 5 लोग हैं। जैसे ये देखा जा रहा है कि आज लगभग 15 दिन हो चुके हैं, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आपके पास में नहीं आया जी, तो क्या मानते हैं आप इसको कि प्रेरकों के ऊपर ध्यान नहीं है सरकार का? केंद्र की योजना है, एमपी गवर्नमेंट शायद इस चीज़ की ओर ध्यान अपना नहीं देना चाहती है, केंद्र तक अपनी आवाज़ जाती है, परंतु अभी तक ना ही केंद्र की ओर से ना ही प्रदेश की शासन की ओर से किसी प्रकार का कोई रुझान हमारी तरफ है नहीं है। आगे कदम क्या रहेगा आप लोग? आगे कदम ये रहेगा कि भूख हड़ताल के बाद में अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन को हम आगे तक ले जाएंगे, भोपाल चाहे दिल्ली में इसके बाद विशाल प्रदर्शन है हमारा 21 तारीख को, उसमें जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, आपका नाम और डिवीजन बताइए। अजय बाविस्ताले, अध्यक्ष। जी। मंगलवार को एक महिला ने वेनगंगा पुल से नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे पुल से गुजर रहे राहगीरों ने बचा लिया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी, जिसे बचा लिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त महिला वार्ड नंबर 3 स्वीपर मोहल्ला शारदा मंदिर परिसर निवासी बताई जा रही है, जिसने पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। महिला के इस प्रयास को विफल करने के बाद राहगीरों ने कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर महिला को अपने संरक्षण में लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान राहगीर गर्रा निवासी मुकेश शिरकरे ने बताया कि वे समनापुर से अपने घर वापस जा रहे थे, तभी महिला उन्हें पुल के ऊपर रोते हुए दिखाई दी, जिसने उन्हें आत्महत्या करने के बारे में बताया। मेरा नाम मुकेश शिरकन है। कहाँ रहते हैं आप? गर्रा। एक्चुअली मैं समनापुर से आ रहा था अपना, तो मैं जैसे यहाँ से देखा कि भाई रो रही थी, तो मैं पहले देखा उनको, उसके बाद फिर मैं आधी दूर गया, फिर वहाँ से देखा तो ये बाई यहीं रो रही थी, तो फिर मैं रिटर्न आया, उनको पूछा क्यों रो रहे हो, तो वो कुछ नहीं बोले। तो उनको पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ, ऐसा वैसा, मेरे पति बहुत मारते हैं, तो मैंने उनको रोक के रखा पड़ा। क्या नाम बताया महिला ने अपना? महिला कोई नाम नहीं बताया, उन्होंने कुछ नहीं बता रही थी, पता भी नहीं बता रही थी। फिर एक भाई साहब आए, फिर उनसे पूछे तो भी नाम नहीं बताया, फिर बाद में ये लोग आए बहुत सारे, फिर नाम बताया। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्रत्यक्षदर्शी राहगीर पिंका जुनेजा ने बताया कि वे बालाघाट से वारासिवनी की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने वेनगंगा पुल पर भीड़ देखी। पूछताछ करने पर लोगों ने महिला द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने की जानकारी दी। मैं वारासिवनी की ओर जा रहा था, तो ये भाई साहब लोग रुके, मैंने भीड़ देखा, मैं भी रुका, महिला इनके साथ खड़ी हुई थी, तो मैंने इनसे पूछा, तो बोले भैया ये कूद रही थी, बोले मैं आत्महत्या करूंगा। फिर मैंने महिला से पूछा, तो उसके हाथ में स्वीपर मोहल्ले में रहती है शारदा मंदिर के पास, तो उसका ये कहना आया कि मेरा पति आए दिन मेरे को बहुत प्रताड़ित करता है और रोड में मतलब निकाल के मारता है आए दिन, तो बोले मैं इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। तो मेरे को सारी उसने जानकारी दी, तो उसने बताया कि मेरी एक 8 साल की बेटी है और एक 4 साल का बेटा है। फिर हम सब लोगों के सहयोग से उसको बचाया गया, फिर आप लोग आए, फिर आपके थ्रू हमने 108 को बुलवाया, तो अब उसको भेजें, आप देखिए। इस पूरे मामले पर फोन पर की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने बताया कि महिला पुलिस कर्मचारी द्वारा उक्त महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जो बिना शिकायत किए अपने पति के साथ घर वापस चली गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। जिले के सभी महाविद्यालयों में स्थित विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राओं ने पीजी कॉलेज के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों ने सभी महाविद्यालयों में नियमित रूप से कक्षाएं लगाए जाने, नोडल सेंटर की समस्याओं को दूर करने, कॉलेज में पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई कराने सहित अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति कराए जाने को लेकर पीजी कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सभी महाविद्यालयों की इन समस्याओं को दूर कराए जाने की मांग की है। एबीवीपी के बैनर तले विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे इस धरना प्रदर्शन में लालबर्रा, वारासिवनी, लांजी, किरनापुर, कटंगी, मलाजखंड, तिरौड़ी सहित अन्य जिले के अन्य शासकीय महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं का समावेश रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान इन विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन सहित उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करेंगे 3 को, अरे ठीक करेंगे 3 को, जब छात्र बोला है, सियासत डोला है। जिसके बाद एबीवीपी के पदाधिकारियों ने पीजी कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। करने का प्रयास हमारी मानसिकता है सर, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल देना अच्छा नहीं लगता, हमको क्लास लगाना अच्छा नहीं लगता, हमारे मार्कशीट में नंबर अच्छा है नहीं लगता। कॉलेज प्राचार्य से मिले आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एबीवीपी के जिला संयोजक निशांत सोनी ने बताया कि विभिन्न कॉलेजों की समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा पार्टी द्वारा छात्र हित में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके चलते एबीवीपी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी समय में एबीवीपी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
निशांत सोनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिला संयोजक बालाघाट। आज आप लोगों ने विशाल धरना किन किन मांगों को लेकर के किया? आज जो विशाल धरना प्रदर्शन किया गया विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, ये प्रदर्शन पूरे जिले के महाविद्यालयों से छात्र छात्राओं को बुला के प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमारी मांग सबसे पहले नियमित रूप से कक्षाएं महाविद्यालय में चलती रहें, प्राध्यापकों की वहाँ पे नियुक्ति हो, ठीक है। उसके बाद फिर खेल सामग्री सभी कॉलेजेस में उपलब्ध कराई जाए और सुचारू रूप से खेल चालू किए जाएं, ठीक है। उसके बाद नोडल सेंटर की जो व्यवस्था यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोडल सेंटर महाविद्यालय में जिले के लीडिंग कॉलेज में खोला जाता है, उसकी सुचारू रूप से वो चालू रहे, वहाँ पे कर्मचारियों की व्यवस्था कराई जाए। इन सभी विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने एक ज्ञापन दिया है और एक धरना प्रदर्शन किया है। क्या है? सरकार ABVP की नहीं है। आपको मैं पहले बतला दूं कि हम कोई राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करते और ना हम किसी का समर्थन करते हैं। विद्यार्थी परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है जो सिर्फ छात्र छात्राओं के हित में काम करने वाला है। अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो BJP की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, हम सभी सरकार का विरोध करेंगे जो ढंग से काम ना करेगा। छात्रों की हित की बात हम करते हैं तो छात्रों को जो व्यवस्था प्रदान करना है वो व्यवस्था आप प्रदान करें, हमारी यही मांग शासन से। धरना प्रदर्शन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ABVP के विभाग संयोजक हरीश गुप्ता ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज प्राचार्यों से संबंधित मांगों पर बात की जाती है तो कॉलेज प्राचार्य विद्यार्थियों को कॉलेज से निकालने की धमकियां देते हैं। उन्होंने आगे बताया कि PG कॉलेज प्राचार्य को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हरीश गुप्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विभाग संयोजक का ऐसा दायित्व है मेरे हाथ। हमारे यहाँ बालाघाट जिले से 9 इकाइयों से स्टूडेंट आए थे। लांजी, किरनापुर, खैरलांजी, तिरोड़ी, कटंगी, वारासुनी, लालबर्रा, बालाघाट, ऐसे सभी मिलाकर हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग एकजुट होकर अपने तहसीलों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं कॉलेजों की, जिनको हमारे वहाँ के तहसील स्तर के जो प्रचार है या महाविद्यालय हैं जो सुनने को तैयार नहीं है। हम छात्रों को लगातार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि हम अगर अपनी मांगों को लेकर उनके पास जाते हैं तो उन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। क्या क्या खास मांगे हैं जिनको लेके आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार हमने आज हमारी खास मांगों में ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी तो है पर उसमें पुस्तकों का अभाव है, स्पोर्ट्स टीचर्स तो हैं पर स्पोर्ट्स के कोई सामान उपलब्ध नहीं है। टीचर जो शासन ने अभी हमें मुहैया कराई है 3 महीने बाद अतिथि विद्वान, पर आज तक 3 महीनों पहले से कभी कॉलेजेस में क्लासेस नहीं लगे। तो क्या तो ये 3 महीने का पेमेंट उन लोग को उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं? नहीं, वो तो अतिथि विद्वानों का जो शासन ने अभी लिए, पर जो एक टीचर से जो परमानेंट रहे उन्होंने भी कभी शासन के माध्यम से जो उनको नियुक्ति तो की गई थी, प्राचार्य बन के वो रहे, पर उन्होंने कभी क्लासेस नहीं लगाए किसी भी स्टूडेंट का, और वो सिर्फ आते हैं, कॉलेज खुला रहता था, कई दिन आते थे, कई दिन बंद रहता था। वहीं ABVP की पूर्व प्रांत मंत्री कुमारी मनीषा जायसवाल ने बताया कि PG कॉलेज प्राचार्य द्वारा दिए गए आश्वासनों से छात्र संतुष्ट नहीं हैं। मांग पूरी न होने पर विश्वविद्यालय जबलपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मनीषा जायसवाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या बताइए? छात्राओं की समस्या ये है कि छात्राओं के लिए कॉमन रूम नहीं है, जैसे कि है ना, उन लोग के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं है। उनको ड्रेस कोड नहीं है, इस चक्कर में बाहर के छात्र लोग आते हैं, उनको परेशान करके कुछ भी बोल के चले जाते हैं और वो लोग बेचारी चुपचाप सहमी रह जाती है। तो उनके लिए ड्रेस कोड रहेगा तो बाहरी छात्र पहचान में आ जाएगा कि कौन बाहरी है, कौन कॉलेज का छात्र है। ड्रेस कोड तो अनिवार्य किया गया था पूरे जिले में? नहीं, जिले में अनिवार्य किया गया है, लेकिन बड़े बड़े कॉलेजेस में हुआ है। बाकी छोटे जो इस तरह के कॉलेज है, खैरलांजी है, किरनापुर साइड है, ये सब जगह में ड्रेस कोड नहीं है अनिवार्य। तो आपने अपने स्कूल, अपने महाविद्यालय लेवल पे बात नहीं की? इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान PG कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने जिले के सभी कॉलेज प्राचार्यों को बुलाकर एक बैठक किए जाने की बात कही है। साथ ही कुछ मांगों को तुरंत पूरा किए जाने का भरोसा दिलाया है। बच्चों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है जिला बालाघाट इकाई है, इन्होंने जिलों के सभी महाविद्यालयों से 4-5 महाविद्यालयों के नाम बताए होंगे। खैरलांजी, लालबर्रा, वारासुनी, किरनापुर, लांजी और एक महाविद्यालय और भैया। तो ये उनके जो महाविद्यालय में जो कुछ समस्याएं हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जो डिमांड मैं देख रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि बच्चों की मांग जो है वो अपने आप में बिल्कुल वाजिब है। तो मेरा पहला प्रयास होगा कि मैं अगले
3-4 दिन के अंदर एक सभी जिले के सभी प्राचार्यों की एक बैठक बुलाऊंगा और इसमें बहुत छोटी छोटी बातें जो नहीं की जा रही हैं तो ये तो दुख का विषय है। तो पहला काम तो ये हुआ कि पानी जैसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है या टॉयलेट की सफाई है। कुछ बड़ी बातें हैं जो एकदम प्राचार्य स्तर पे किया जाना संभव नहीं है, पर चूंकि अभी गेस्ट फैकल्टी के अपॉइंटमेंट अब हो गए हैं, आज ही वो प्रक्रिया पूरी हो रही है, तो निश्चित रूप से कल या परसों से नियमित कक्षाएं होने लगेंगी। तो एक समस्या ये आ रही है कि जैसे बच्चों ने शिकायत की तो उनसे कहा जाएगा कि भाई गेस्ट फैकल्टी के काम को भी मॉनिटरिंग ठीक से करें, नियमित रूप से कक्षाएं हों, देखें उसको। नगर के वार्ड नंबर 4 बैहर चौकी में महाकाली मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 8 सितंबर से आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। विचार करती है और भगवान समझाती है, समझाती है और समझाने के बाद उनको श्रृंगार करती है, भगवान को दर्शन लगाती है, भगवान सुंदर दृष्टि रखते हैं। भगवान ने कहा पूजा खड़ी हो जा, पूजा खड़ी होती है। भगवान ने एक पैर से उसका अंगूठा दबाया और दूसरे पैर से उसका हाथ पकड़ के खींचा, जो उसका टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। भगवान ने पूजा को नगर पालिका परिषद अंतर्गत संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका के तहत शहरी पथ विक्रेताओं को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मंगलवार को रैन बसेरा में किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान पथ विक्रेताओं को उनके अधिकार, कर्तव्य, विशिष्ट नीति, कानून, खाद्य पदार्थों की रखरखाव, स्वच्छता सहित वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी गई। पहले हमारे पास गाड़ियां नहीं थी कचरा उठाने की, अब हमने 33 वार्डों में गाड़ियों की व्यवस्था कर दी है। हर वार्ड में गाड़ी है। पहले कचरा गली गलियों में जमा करते थे उठा के रिक्शे से, अब वो रिक्शे वाला काम खत्म कर दिया। गाड़ियों से कचरा उठाते हैं, उसको ले जाके नदी के उस पार फेंकते थे रेंगा टोला। और पहले होता था रेंगा टोला पे ले जाकर कचरा पूरा फेंकते थे, मतलब वो कचरा वहाँ ले जाकर फेंक देते थे। हेलो, जब वहाँ कचरा ले जाकर फेंक देते तो वहाँ भी कोई लोग रहते हैं, उनका भी जीवन है, वो भी स्वच्छता चाहते हैं, तो वहाँ के लोग विरोध करते थे कि आप पूरा बालाघाट का कचरा उठाते हैं और हमारे यहाँ लाकर पूरी गंदगी कर देते हैं। तो उसका भी हमने व्यवस्था कर दी। उसके लिए वहाँ पर एक ऐसा पंचिंग ग्राउंड बनाया है जहाँ पे पूरा कचरा डंप करते हैं और कचरे को डिसमेंटल कर देते हैं। आयोजित इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण के संदर्भ में नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती वीणा कनौजिया ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस उद्देश्य को लेकर के दिया जा रहा है और किस चीज़ का प्रशिक्षण है? जो छोटे ठेले में जो टुकने में रख के सब्जियां या अन्य सामग्री बेची जाती है, उनके द्वारा क्या होता है, सामान तो बेचा जाता है पर कचरा वैसी का वैसे ही वहाँ रखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो शासन के द्वारा से आपको मालूम है कि देश में प्रधानमंत्री अच्छी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और उसका जहाँ तक जनता का भी समर्थन मिल रहा है, और इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश भी स्वच्छता अभियान में दुरुस्त रहे। तो इस अभियान को देखते हुए प्रति एक जिले में ये प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये कर्म जो सामग्री बेचने वाले इनको स्वच्छता के जानकारी दी जाए और ये स्वच्छता अभियान में अपने आसपास दुरुस्त रखें। और नगर पालिका जहाँ तक हो तो आसपास नगर पालिका, आप जानते हो नगर पालिका कितना कार्य करे स्वच्छता के ऊपर से। प्रत्येक वार्ड में वर्कर हैं, लेबर हैं, गाड़ियाँ हैं कचरा उठाने के लिए। आज देखा जाए फिर भी कुछ ना कुछ लोग कचरा प्लाटों में, खुले प्लाटों में डाल देते हैं, जिसके कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। बीमारियां ऐसे होती है, पॉलीथीन पड़ी रहती है, उसमें सब्जी बांध के डाल देते, खाना बांध के डाल देते, जानवर खाते, जानवर मर जाते हैं। और फिर यदि वो सुअर आते हैं, सुअर उसको खोलते हैं, खाते हैं। आपको मालूम है स्वाइन फ्लू भी अभी यहाँ पर फैला हुआ है, कुछ लोगों को यानी घटना देखने में आई, 1-2 जन को हुआ भी है।
कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही इस चुनाव को लेकर कांग्रेस खेमे में सुगबुगाहट नजर आने लगी है। वहीं प्रदेश हाईकमान के द्वारा जिला स्तर पर बीआरओ की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें बालाघाट ग्रामीण के लिए सिवनी के विष्णु करौसिया, लांजी कविंद्र रघुवंशी, किरनापुर अशोक पटेल, बैहर दिनेश सिंगरौल, परसवाड़ा गणेश चौक से बिरसा मनीष चंदसूरिया, वारासिवनी नारायण पट्टा, खैरलांजी शिव कुमार मिश्रा, लालबर्रा चैन सिंह बरकड़े, कटंगी तुलसीराम धूमकेती, बालाघाट शहर के लिए धर्मेंद्र तिवारी को बीआरओ नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की माने तो बीआरओ की नियुक्ति में देरी होने से चुनाव का संशोधन कार्यक्रम शीघ्र जारी किया जाएगा। वहीं जिला कांग्रेस के चुनाव 30 सितंबर तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई में सक्रियता नजर आने लगी है, जिसे देखते हुए कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव काफी दिलचस्प हो सकता है। जिला स्तर के चुनाव की कमान जिला रिटर्निंग अधिकारी गोंदिया विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को सौंपी है, जो इस चुनाव को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। इनमें पूर्व विधायक अशोक सरस्वार, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पा बिसेन और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भीम फुलसुंघे शामिल हैं। एकीकृत बाल विकास विभाग लालबर्रा के परियोजना अधिकारी निर्मल सिंह ठाकुर के द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा की पर्यवेक्षक सुषमा चौबे के साथ की गई अभद्रता और अपमान सूचक शब्दों के प्रयोग किए जाने से नाराज लालबर्रा परियोजना की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए जहां उनके खिलाफ अजाक थाने में शिकायत दर्ज करवाई, वहीं एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर डीवी सिंह को ज्ञापन सौंपकर जिला परियोजना अधिकारी श्री ठाकुर पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। ठाकुर को हटाना होगा, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस देश की नारी है, हम इस देश की नारी है। एकीकृत बाल विकास सेवा लालबर्रा की पर्यवेक्षक सुषमा चौबे ने बताया कि जिला परियोजना अधिकारी श्री ठाकुर के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 6 सितंबर को आयोजित बैठक में विलंब से पहुंचने पर जिला परियोजना अधिकारी श्री ठाकुर ने अपशब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया है, जिससे वे काफी आहत हुई हैं। हमारी मांग है कि उन पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया जाए। पोषण आहार सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत आकर के अपने फील्ड से आकर के यहाँ रिपोर्टिंग करेंगे और 1 बजे से मैं बैठक लूँगा करके। मैं मोगांव धपेरा पई क्षेत्र से हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैं। वहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है उस जगह का, और वहाँ से बस साधन भी बहुत कम है। मैं फिर भी 1:15 बजे तक के ऑफिस पहुँच गई थी, पर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा बहुत अधिक आग बबूला लोग क्रोधित। आप सभी लोग करके बोलते लेट से आती हो तुम सब शर्मो है बेच करके खा गई हो, तुमको थोड़ी शर्म नहीं आती है करके, और तुम नीच जाति की हो, तुम लोग नीच काम करते हो। ऐसा कई प्रकार के शब्द, बहुत अधिक इस टाइप के शब्द हमारी मर्यादा को बहुत अधिक यानी चोट लगी। सर हम लोग शुरू हो जाना चाहिए, नहीं लगेंगे मैं 2 दिन में निपटा दूंगा सभी लोगों को करके। और भी बहुत अनेक शब्द सर, हम लोग बहुत दहशत में हम लोग सर काम कर रहे हैं। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ललिता नागेश्वर ने कहा कि जिला परियोजना अधिकारी श्री ठाकुर का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार काफी बुरा है, जिसके कारण उन्होंने आज सामूहिक अवकाश लेकर उनके खिलाफ शिकायत करने का फैसला लिया है और जब तक उन्हें पद से हटाकर दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाती तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। बोलने लगे कि मतलब टाइम के बारे में, इसके बारे में, और बोलते हैं कि आप लोग पशु टाइप हो रहे हो, भेड़ बकरी टाइप हो रहे हो, इस टाइप के शब्द इस्तेमाल किया गया सर। वहीं सीटू के प्रांतीय सचिव इकबाल कुरैशी ने जिला परियोजना अधिकारी के व्यवहार को खेदजनक बताया। सही नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं और उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से किए जाते हैं जिनके द्वारा इन्हें अपमानित किया जा रहा है और इन्हें जो अश्लील शब्दों का उपयोग करते हुए जो इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये बहुत खेद का विषय है।
इस मामले में अजाक्स थाने के उप पुलिस अधीक्षक केसी करपेती ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला परियोजना अधिकारी श्री ठाकुर की शिकायत की गई है कि उनके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अजाक PR करपेती सर, आज एक आवेदन सौंपे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं कुछ लोगों ने। हाँ, ये पर्यवेक्षक लिपिक श्रीमती सुषमा चौबे है ना, उनके अन्य और साथियों के द्वारा एक निर्मल सिंह ठाकुर परियोजना अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की है। इसके और जांच की जाएगी तभी पता लगेगा कि वास्तविक क्या है। ये है, अभी तो अपने पास ऐसा कोई है नहीं, हमने प्रतिवेदन दिया है, जांच करेंगे, उसमें जो भी पाया जाएगा वो धर्मवेदन कार्रवाई होगी, क्या पाया जाएगा। वहीं कलेक्टर DV सिंह ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला परियोजना अधिकारी लाल बर्रा के खिलाफ अभद्रता किए जाने संबंधी ज्ञापन सौंपा गया है। मामले की जांच SP श्री सांघी के माध्यम से कराई जाएगी। इसके अलावा यदि जिला परियोजना अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों के बाहर जाकर कार्य किया जाता है तो महिला बाल विभाग की टीम गठित करके मामले की जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही होगी। वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभी यहाँ पे आई थी, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि परियोजना अधिकारी ने उनको अपशब्द कहे हैं। ज्ञापन में जो बातें लिखी गई हैं, मैंने उनको सलाह दी थी कि वो पुलिस अधीक्षक से भी मिल लें, उनसे भी मिल के उन्होंने अपनी बात बताई है। तो उसको हम पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे कि किसी सीनियर ऑफिसर को लगा के प्रारंभिक जाँच करा लें, और अगर प्रथम दृष्टया ये पाया जाता है कि इस तरह का कोई अपराध हुआ है तो नियमों के अंतर्गत जो कार्रवाई हो सकती है वो पुलिस करेगी। काम को लेके देखिए क्या है कि आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को क्या काम करना है ये पूरी तरह डिफाइन है। अब अगर कोई अधिकारी उनको इस बात के लिए बोलता है कि भाई आप काम करो या जो आपका दायित्व है उसको निभाओ, तो उसमें तो कोई गलती है नहीं। लेकिन अगर कोई अनुचित दबाव बनाता है या किसी तरह की कोई ऐसी बात करता है जो उनके कर्तव्य से संबंधित नहीं है, तो उसमें महिला बाल विकास की ओर से भी हम एक टीम बना के उसकी जांच करा देंगे। उसमें कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बंगले पहुंचकर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन को अपनी समस्या से अवगत कराया। यहाँ पे एक परियोजना अधिकारी है निर्मल सिंह ठाकुर, और वो मेरे ख्याल से 1 तारीख से ज्वाइन किए हैं और आज की तारीख समझ लो 12 तारीख है। तो 10-12 दिन में ही उसका जो व्यवहार है इतना गलत है कि उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, कि वो मतलब किसी से भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा है। बहुत भद्दी गालियाँ देता है कि यानी वो के क्या कहना चाहिए, यानी इतना गंदा आदमी है। सब लोगों का कहना है कि भाई वो ऐसी परिस्थिति में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके विरोध में सारी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपने सुपरवाइजर मैडम लोग आई है कि उसकी परेशानी, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में अभी तक की इतनी बड़ी मतलब इकट्ठा होकर कोई भी नहीं आया था किसी अधिकारी के खिलाफ। तो कुछ न कुछ तो उसमें है, गलतियाँ उसकी है, इसलिए सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो मेरी अभी SDM से बात हुई है, तो उसको हम मतलब जैसा इनकी इच्छा है उसकी हम कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले में जिला परियोजना अधिकारी श्री ठाकुर ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने 4 सितंबर को पोषण आहार सप्ताह को लेकर बैठक आहूत की थी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई और बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद 6 सितंबर को बैठक आहूत करने पर सुपरवाइजर सुषमा चौबे 45 मिनट विलंब से पहुंची थी, जिन्हें मेरे द्वारा समझाइश दी गई थी। लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन कलेक्टर DV सिंह के नेतृत्व में किया गया।
इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। ग्राम पंचायत केशा के ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि करीब 1 वर्ष से ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण जन काफी परेशान हैं। लेकिन अब तक इस मामले को लेकर उचित कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं जिला पंचायत सदस्य डॉली कावरे ने कहा कि ग्राम पंचायत केशा में पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है। यदि 2 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किरनापुर जनपद का घेराव किया जाएगा। ग्राम पंचायत केशा का मामला है कि वहां पर रोजगार सहायक सरपंच और लिपि की लापरवाही के चलते 40 ऐसे हितग्राही हैं जिनको विगत 1 वर्ष से इन्हें खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपने किसी अधिकारी से चर्चा की होगी इस संबंध में? लिपिक से मैंने बात किया तो वहाँ पर लिपिक के द्वारा कहा जा रहा था कि यहाँ के सरपंच और रोजगार सहायक के द्वारा उनकी आईडी अलग कर दी गई है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वो कैसे आईडी अलग होगी? और 2 दिन के अंदर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो जनपद पंचायत किरनापुर का घेराव किया जाएगा और पूरे अपने जिला पंचायत क्षेत्र के सारे हितग्राहियों के साथ में मिलकर आमरण अनशन पर भी बैठा जाएगा। मैं उनके वहीं ग्राम पंचायत नेत्रा के ग्रामीणों ने गांव में आदिवासी समाज के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत सरपंच संतोष नकपुरे ने बताया कि नेत्रा की घास भूमि पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। समाज के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, काफ़ी जगह में हो चुका है। उसी मामले को लेकर अपना आज कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने पहुँचे हैं। अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, क्या आपका मामला सुलझा नहीं है क्या वजह से आना पड़ा? उस मामला वहाँ उन्हें सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण जन जो है वो संतुष्ट नहीं है उस मामले, मतलब उसको लेकर क्या होना चाहिए। और अतिक्रमण ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि पूरा अतिक्रमण हटना चाहिए, चाहे अतिक्रमण कहीं भी हो, मतलब उस जगह में कहीं भी हो, सारे अतिक्रमण हटना चाहिए। ये मेरे गाँव के लोगों का कहना है। नगर के महावीर चौक के पास स्थित मेडीलाइन थोक दवा दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख आम नागरिकों ने तत्काल इस आगजनी की सूचना दवा दुकान के संचालक हुकुम चंद वैद को दी, जिन्होंने तत्काल दुकान के विद्युत मीटर को बंद कर आग लगने की सूचना नगर पालिका प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही नगर पालिका के 3 दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मानते भी किस कारण से लगी होगी यहाँ पे अंगारी है। देखा था यहाँ पर धुआं निकलते हुए देखा, अंगार निकलते हुए देखा जी, जाके मीटर ऑफ किया, निकाला, 5 मिनट फायर ब्रिगेड ने आके पूरा काम। वारासिवनी से रामपायली रोड की हालत पिछले 1 दशक से खराब है। इस मार्ग के निर्माण में 4 कंपनी काम कर चुकी हैं, लेकिन सड़क निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। सूखे दिनों में लोग धूल से परेशान रहते हैं, वहीं बरसात में यहां परेशानी की वजह कीचड़ रहता है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही सड़क निर्माण की मांग की है। यहाँ से डेली आना जाना करते हैं। जी हाँ। क्या स्थिति है इस रोड की? इस रोड की तो ये अपना बालाघाट से लेके अपना वारासिवनी तक, मेंढी मोहाड़ तक इस रोड की हालत इतनी 10 साल से बेकार है कि कई यानी बस यानी पलट गई,
ये 10 साल के अंदर, और कई घायल और 1-2 लोग मर भी गए, और डेली यहाँ से दुर्घटना होती रहती है। बहुत बेहाल है इस रोड का। गर्मी में तो पूरा धूल से आदमी पूरा एकदम ये हो जाता है, आदमी सांस लेने में दिक्कत होती है, पूरी धूल माटी खाते हुए आते जाते हैं। और अधिकतर बच्चे तो ये पढ़ने लिखने वाले को काफ़ी परेशानी है, राहगीर बहुत परेशान रहते हैं इस रोड की में। अभी क्या स्थिति है? अभी तो क्या कहते हैं भाई, बहुत हालत खराब। अभी देख रहे हैं स्थिति अभी क्या है क्या नहीं। तो अभी तो कुछ गिट्टी डाले, इसके पहले तो क्या कहते बहुत रोड की हालत की गंभीर थी कि क्या कहते भाई किधर गिर जाए किधर जाए, बस आए तो आदमी उतर जाए। ये गड्ढे देखो आप, खराब है और यहाँ आने में परेशानी होती है। कई बार यहाँ धूल मिट्टी लगकर आदमी परेशान हो जाता है और वापसी जाना पड़ता है। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, दुर्घटना हो चुकी है, कई लोग मर चुके हैं। प्रशासन को ध्यान नहीं दे रही है। इस रोड से अपने रोजाना कितने लोग आना जाना करते हैं? करीब 1000-2000 लोग आना जाना करते हैं। आप डेली आते हैं? जी डेली तो नहीं, कभी कभी आता हूँ मैं। पहले धूल से परेशान थे, अब कीचड़ से परेशान? गर्मी दिनों धूल से परेशान, काफ़ी आँखों में सब कम दिखाई देने लगा है धूल की वजह से। और अब कीचड़ से परेशान? अब कीचड़ से परेशान हो रहे हैं। आपकी शासन प्रशासन मांग क्या है? शासन से हमारी मांग इस प्रकार है क्योंकि जल्दी जल्दी रोड बन जाए और आवागमन में सुविधा प्रदान की जाए जनता को। वो रोड बनना चाहिए? जी हाँ। अभी तो बीच में यहाँ पे कार्य चालू हुआ था, सुनने मिला। कार्य लिखा था, बोर्ड भी लगा था, कार्य प्रगति पे है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ, बस लगा दिए थे कि कार्य प्रगति पे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की एक बैठक 12 सितंबर को आयोजित की गई। इस बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि परिवार संपर्क कार्यक्रम में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष। आज बैठक आयोजित की थी, किस संबंध में क्या रणनीति तैयार की? आज हमारी मोर्चे की जो अभी हमारे मोर्चे की नई कार्यकारिणी बनी उसकी पहली बैठक है और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्रीमती भारती पारधी और जिला महामंत्री शिव जायसवाल जी और पूर्व अध्यक्ष भाई हर्षद भाई पटेल। आज हमारी बैठक में सभी नए पदाधिकारियों का परिचय और जो प्रदेश से कार्यक्रम आया है कि अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से परिवार संपर्क, तो आज हम उसी संबंध में बैठक रखे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम आज से ही परिवार संपर्क। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बनकर एक व्यक्ति द्वारा एक बीमा पॉलिसी धारक से 29,000 रुपए धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित व्यक्ति रविंद्र बिसेन ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से कर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर राशि वापस दिलाए जाने की मांग की है। श्री बिसेन ने बताया कि उन्होंने मैक्स लाइफ की पॉलिसी ली थी। 2 वर्ष तक प्रीमियम जमा नहीं करने पर उन्हें एक व्यक्ति का फोन आया। उसने एक अकाउंट नंबर देकर 29,000 रुपए की बीमा की राशि जमा करने कहा। फिर राशि जमा करने के बाद पता चला कि वह अकाउंट बीमा कंपनी का नहीं बल्कि उस व्यक्ति का निजी अकाउंट है। श्री बिसेन ने 29,000 रुपए राशि वापस दिलाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? रविंद्र बिसेन। कहाँ रहते हैं? वही बालाघाट।
अच्छा, आज आप एसपी साहब के पास पहुंचे थे, क्या है आपका मामला, क्या शिकायत को लेकर पहुंचे? मामला ये है कि मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से बीमा करवाया था। मेरी 2 प्रीमियम ड्यू थी जो 2014-15 में, जिसके लिए मुझे कंपनी से आए टाइम फ़ोन आते थे। तो मैंने पिछले एक साल से मुझे फ़ोन आते रहे, तो मैंने ये सोचा कि ये कंपनी के लोग हैं और उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर दिया था कि ये कंपनी का अकाउंट है और इस नंबर पर आपको पैसे जमा करना है। तो 2-3 नंबरों से लगातार फ़ोन आते रहे और मैंने 1 सितंबर को कंपनी के खाते में RTGS किया था बैंक के माध्यम से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। लेकिन आज 12 तारीख तक ये हुआ कि किसी प्रकार की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से मुझे रिसिप्ट नहीं मिली। लेकिन मेरे द्वारा पता करने पर ही पाया गया कि जो अकाउंट नंबर है वो एक प्रकार से फर्जी है, वो किसी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नाम से नहीं है, वो व्यक्तिगत नाम से रजिस्टर्ड है। जब मुझे ये पता चला कि मैं किसी 420 एक प्रकार का फ्रॉड मेरे साथ में हुआ है। आप क्या चाहते हैं इसमें? इसमें चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो और जो भी इसमें संबंधित जिसमें 420 जालसाजी की है वो पकड़ा जाए और पैसा वापस। अच्छा, ये जो 420 हुई है, ये क्या संभावना लगती है आपको, कैसे हुई होगी? एक प्रकार से इंश्योरेंस के क्षेत्र में एक प्रकार का नया तरीका अपनाया जा रहा है, अडॉप्ट किया गया है। अभी तक ये होता था कि बैंकों से ATM नंबर और ये सब लेते थे, लेकिन अभी नए तरीके से जो जालसाजी तरीके से किया जा रहा है, ये एक प्रकार से नया अपनाया गया नया तरीका है। कितने पैसा भी 29,072 रुपये की 2 प्रीमियम की जो मेरी जमा हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। कैसे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है? ये जब पता चला जब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से किसी प्रकार की मुझे रिसिप्ट नहीं दी गई, तो मैंने उसी नंबर पे बात करना चाहा तो वहाँ से टाल मटोल जवाब मिल रहा था, फ़ोन अटेंड नहीं हो रहे थे। तो मुझे पता चला कि ये माजरा क्या, मैंने पता लगवाया अपने लेवल पे। तो एक अकाउंट नंबर जो जिस पे मैंने पे किया था वो एक्चुअल में कंपनी का नौकरी किसी व्यक्तिगत नाम से रजिस्टर्ड है। रामपायली में सरपंच श्रीमती वीणा शुक्ला द्वारा 12 सितंबर को ग्राम पंचायत भवन में निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी स्वाइन फ्लू की दवा पिलाई गई। शिविर में अनेक चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवाएं दी गईं। सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, शरीर में बहुत दर्द होता है, ठीक है, और बहुत तेज बुखार आता है और साथ ही में जिसको भी स्वाइन फ्लू होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोई भी इंजेक्शन लगाओ, गोली खाओ तो इसमें आराम नहीं पड़ता है ना। तो उसके बचाव के लिए अपने को दवाई पीना है, ठीक है। आप बोलिए वेलकम यू मैडम। थैंक यू ऑल चिल्ड्रन। और अब आप मैडम आपको बताएंगी और उसके बाद दवाई पिलाएंगी, ठीक है। ये जो बीमारी है इसका वायरस सुअर में पाया जाता है, H1N1 वायरस। ये वायरस जब सुअर बाहर में मल त्याग करती है अपना, तो उसके दूषित हो जाता है उससे क्या, पानी, ठीक है। अभी बारिश हो रही है तो बारिश से क्या होता है कि पूरा पानी गंदा हो जाता है। वो जो पानी है फिर पूरे सब जगह चले जाता है, मच्छर मक्खी वगैरह जो बैठती है फिर खाने में जाती है, सब जगह जाती है। तो वो जो है उसको खाने से हम लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द वगैरह सब चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर अपने को सबको स्वाइन फ्लू की दवा पिलाई जा रही है, क्योंकि जैसे अभी आपके मैम ने बताया कि स्वाइन फ्लू अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना। तो ये जो बीमारी होती है एक दूसरे से छूने से फैलती है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले सर्दी होगी, फिर खांसी, फिर बुखार, नॉर्मल फीवर रहता है ना, नॉर्मल तबीयत खराब होती है वैसे ही रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सब चीज़ बहुत ज़्यादा होता है और इतना तेज बुखार आएगा कि आप नॉर्मल गोली खाते हो, जैसे पैरासीटामोल खाते हैं ना बहुत लोग। और डॉक्टर सविता डॉक्टर तो हैं, किंतु समाज सेवा की भी इनको ज़्यादा रुझान है, इसीलिए वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। अन्यथा डॉक्टर तो सभी होते हैं, किंतु समाज की एक भावना जो होती है समाज के प्रति, ये उनका बहुत, और इसी भावनाओं को देखते हुए हमने उनको आमंत्रित किया और वो खुद भी आई हैं इंटरेस्ट के साथ। इसलिए बच्चों वेलकम, और आप ताली बजाइए मैडम के लिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रूपझर में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद पर किया माता पिता पर कुल्हाड़ी से हमला। पिता की मौके पर मौत, मां गंभीर रूप से घायल। मानसिक रूप से कमजोर इस आरोपी ने खुद किया थाने में आत्मसमर्पण। लोकायुक्त पुलिस ने लांजी नगर परिषद के CMO शिवलाल झारिया को 10,000 की रिश्वत लेते किया रंगों हाथों गिरफ्तार। ठेकेदार के बिल निकालने के लिए मांगी थी रिश्वत। इधर नगर पंचायत के पदाधिकारी और कर्मचारी आए CMO के बचाव में। ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ बुधवार को हड़ताल का किया ऐलान। लालबर्रा के एकीकृत बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। अधिकारी पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। वरिष्ठ अधिकारियों से की शिकायत। परियोजना अधिकारी ने लगाए आरोपों का किया खंडन।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने किया दक्षता ऐप लॉन्च, अधिकारियों को दिया गया ऐप प्रशिक्षण, कहा मीटर की फोटो खींचकर भेजेंगे बिल। एक महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास, वेनगंगा पुल पर राहगीरों ने बचाई महिला की जान, किया पुलिस के हवाले। सभी कॉलेजों की समस्याओं को लेकर एबीवीपी ने किया धरना प्रदर्शन, कॉलेजों की अव्यवस्थाओं को लेकर मचाया जमकर हंगामा, मांग पूरी न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। और 15 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे प्रेरक शिक्षकों की सरकार ने नहीं ली सुध, 5 शिक्षकों ने शुरू की भूख हड़ताल। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर पद्मेश न्यूज ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।